हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीज़न 2 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में 16 साल पहले का सीन आता है, जहां शुभ अपने 3 साथियों के साथ नदी किनारे बैठकर उनको महाभारत समय की बातें बता रहा होता है। वो कहता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका के समुद्र में लीन हो जाने के बाद जब पांडव हस्तिनापुर के लिए लौट रहे थे तो वे रास्ते में विश्राम के लिए एक पड़ाव डालते हैं। तो विरासत के कुछ लुटेरे ने देखा कि अर्जुन अकेले ही नगरवासियों को लेके जा रहे हैं, तो लुटेरों ने धन की लालच में आकर उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपने शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो चुकी थी और लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लूट गए। तब उन्होंने अपनी ये पीड़ा महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जिस काम के लिए शस्त्र दिए गए थे वो कार्य समाप्त हो चुका है। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। इतने में शुभ पीछे से डंडा उठाकर एक लड़के के सिर पर बहुत ज़ोर से मारता है और उसको तब तक पीटता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और फिर बचे हुए दोनों लड़कों से शुभ कहता है कि जिस महान कार्य को करने का लक्ष्य है उसमें जगदीश की कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन तुम दोनों की है। महायुद्ध निकट है, कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुँचाने का समय आ गया है। अंतः अस्ति प्रारंभ है। फिर सीन शिफ्ट होता है आज के दिन में, जहाँ केसर भारद्वाज, जिसको डिपार्टमेंट वाले शुभ समझकर पकड़ के बैठे हैं, उसे छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग, उसके चाहने वाले सीबीआई डिपार्टमेंट के बाहर धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर जज के सामने केसर की बेल लेने के लिए उसके वकील अपील करते हैं। फिर जज सीबीआई वालों से कहता है कि आपको धनंजय राजपूत को पेश करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था और आप अभी तक उसको लेके नहीं आए। आप मुझे केसर को बेल देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर जज लास्ट 7 दिन का वक्त और देता है सीबीआई को और कहता है कि अगर इन 7 दिनों में आप कोई सबूत नहीं लाते और धनंजय राजपूत को पेश नहीं करते तो मुझे मजबूरन केसर को बेल देनी होगी। अगले सीन में कोर्ट के बाहर सीबीआई हेड केसर को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बाहर तो नहीं निकलने दूंगा। तो केसर कहता है कि मैं तो वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था और आप मेरी चिंता छोड़कर आने वाले समय की चिंता करो। प्रलय आरंभ होने वाला है और इस बार आपके ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। अगले सीन में धनंजय उर्फ डीजे को एक आश्रम में बताते हैं, जहां वो किसी मूर्ति को साफ़ कर रहा होता है। वहां उसके पास एक बच्चा आता है और डीजे से कहता है कि छोड़ दो उसे। फिर डीजे मूर्ति नीचे रख देता है, तो वो बच्चा कहता है कि इसे नहीं, अपने अंदर के दुख को, और जो भी इस दुख का कारण है उसे माफ़ कर दो। धनंजय कहता है कि अपने दुख का कारण तो मैं खुद हूँ और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। फिर वो बच्चा कहता है कि कोई व्यक्ति या भावना हमें तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। अगले सीन में नुसरत शुभ के बचपन के फ़ोटो को लेकर उसे सॉफ्टवेयर से आज के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करती है। इतने में उसको नैना का कॉल आता है और वह उससे निखिल के बारे में पूछती है और नुसरत कहती है कि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। फिर नैना कहती है कि अगर तुम्हारी बात हो तो उसे मुझे डिवोर्स पेपर भेजने के बारे में कहना। सीन में निखिल को पीछे से बताते हैं, जहां वो गुमशुदा बैठा होता है और किसी का कॉल नहीं उठाता। सीन में नैना डीजे को मैसेज करती है कि कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। के बाद अगले सीन में वापस निखिल को बताते हैं, जहां वो बाथटब में बैठा हुआ होता है उदास और अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता है। और नुसरत निखिल को बुलाने के लिए उसके घर के बाहर डोरबेल बजाती है और निखिल पानी में अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जितने में नुसरत उसे आके बचा लेती है। अगले सीन में सीबीआई हेड को केसर की कभी भी बातें सोचते हुए बताते हैं और इतने में ईशानी, एक नई ऑफिसर ज्वाइनिंग के लिए उनके रूम में आती है। तब वह कहती है कि सर, मुझे लोलाक सर की मौत की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, उसे किसी पर शक है, रसूल शेख पर। वो कहती है कि लोलाक सर की एक बात मुझे याद है, वो कहते थे कि जब सारे सबूत सामने से मिल जाए तो समझ जाओ कि झूठ का जाल बहुत मेहनत से बुना है। तब उसको सर ये कह के टाल देते हैं कि रसूल हम में से एक है और तुम सिर्फ नैना पर फोकस करो, उससे पूछताछ करो स्वाति के बारे में। अगले सीन में नैना को बताते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा में उसको स्वाति दिख जाती है जिसने उसकी बेटी को मारा था। फिर उसके बाद अगले सीन में निखिल और नुसरत को बताते हैं, जहां निखिल अपनी बेटी रिया के बारे में नुसरत को बता रहा होता है, जितने में उसके फ़ोन पर एक कोऑर्डिनेट आता है। फिर उसके बाद उस कोऑर्डिनेट पर सीबीआई वाले जाते हैं और वहाँ पूछताछ करने पर पता चलता है कि आज ही नया स्टॉक आया है। फिर उस स्टॉक में देखते हैं तो वहाँ उनको बॉडी मिलती है बर्फ़ की सिली में दबी हुई, जिसके चेहरे पर वही मुखौटा मिलता है। अगले सीन में रसूल को बताते हैं, जहाँ वो अपने आदमियों से गेम खेलने के बहाने बात करता है और उनसे पूछता है क्या हम रेडी हैं आज रात 9 बजे के लिए। ढाका बांग्लादेश में उसके आदमी हैकिंग कर रहे होते हैं और उनका मेन लीडर उनसे पूछता है कि आज रात के लिए हम रेडी हैं क्या।
वो कहते हैं कि हाँ सर, अगले 2 घंटे में इनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। वो कहता है कि आज रात 9 बजे इनके पूरे सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ताश के पत्ते की तरह बिखरा हुआ मिलना चाहिए। फिर वो रसूल से कहता है कि हाँ, हम रात 9 बजे के लिए रेडी हैं। फिर अगले सीन में नैना को स्वाति के बारे में पूछताछ के लिए CBI डिपार्टमेंट बुलाते हैं, तो नैना मना कर देती है कि उसको स्वाति के बारे में कुछ नहीं पता। फिर अगले सीन में धनंजय को वापस उस आश्रम में बताते हैं, उस बच्चे के पास बैठा हुआ, और वह उस बच्चे से कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले, लेकिन उसे यहाँ भी शांति नहीं मिल रही। फिर वो बच्चा मुस्कुराकर धनंजय से कहता है कि आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप सब कुछ त्याग करके नहीं, टाल करके आए हैं। अस्वीकार करने के लिए पहले स्वीकारना पड़ता है। अपनी परछाई से भागो मत, उसे अपनाओ। उसके बाद डीजे अपना फ़ोन ऑन करता है तो उसके फ़ोन में बहुत सारे कॉल्स SMS आए हुए होते हैं, और फ़ोन ऑन करते ही नैना के पास लोकेशन पहुंच जाती है। अगले सीन में निखिल और नुसरत जो बॉडी मिली होती है उसे चेक कर रहे होते हैं, और उसके पेट पर एक कट लगा होता है, जिसको देखकर निखिल समझ जाता है कि ये कोई प्रोफेशनल का काम नहीं है। वो उन टाँकों को खोलता है तो उसके पेट में से एक घड़ी निकलती है, जिस पर 12 तारीख आज की डेट और 9:05 हो रहे होते हैं। और उधर डीजे को एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसकी पत्नी की फ़ोटो होती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि आज रात 9 बजे तुम्हें एक तोहफ़ा मिलने वाला है। फिर अगले सीन में उस घड़ी में 9:05 का राज जानने के लिए निखिल और ईशानी केसर से मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। केसर को पहले से पता होता है कि उनको घड़ी मिल चुकी है, तो निखिल उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। वो कहता है कि शुभ भगवान है जिन्होंने मुझे पहले से ही भविष्य बता दिया। फिर वो घड़ी को तोड़ता है जिसके पीछे से एक रुद्राक्ष निकलता है, और निखिल को शुभ के बचपन की एक बात याद आती है। जैसे ही वो बात याद आती है, निखिल तेज़ी से भागता है और CBI ऑफिस पहुंच जाता है, और वो सर को बताता है कि शुभ ने अपने बचपन में उसको एक बात बताई थी जिसमें शिवजी ने एक साथ 3 दानवों के नगरों को नष्ट किया था। इसका मतलब ये है कि शुभ आज एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर अटैक करने वाला है। अगले सीन में नैना डीजे को मिलने आश्रम पहुंच जाती है और उससे कहती है कि उसको स्वाति मिल गई है, और डीजे उसको कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। नैना उससे लड़ती है और जाने लगती है, और डीजे उसको कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ नैना, और मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठा हूँ। मैं बस अब किसी और की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। फिर उसके बाद निखिल और नुसरत बॉडी की डेंटल रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें क्लू मिलता है, जिससे वो बॉडी के 3 दांत निकाल कर उसे चेक करते हैं, जिसमें उनको 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। फर्स्ट लोकेशन इज़ रिदम मॉल मुंबई, सेकंड स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल दिल्ली, थर्ड इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया इन बेंगलुरु। इन तीनों जगहों पर पुलिस पहुंच जाती है और सबको सुरक्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं होता है कि असुर आखिरकार किन 3 लोगों को मारने वाला है। न्यूज़ वाले इस न्यूज़ को कवर अप करने लगते हैं और पूरे देश की जनता इसको देख रही होती है। जैसे ही 9 बजते हैं, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और हर टीवी चैनल, मोबाइल, थिएटर में असुर आ जाता है, और वो कहता है कि मैं 3 मिनट बाद 3 लोगों को मौत देने वाला हूँ, और उनके बारे में जानकारी देता है कि ये हैं वो 3 लोग जो आज मरने वाले हैं। पुलिस उनको बचाने की कोशिश करती है। असुर कहता है कि करो प्रार्थना तुम लोग अपने ईश्वर से कि इनको बचा लें। जैसे ही 9:05 होते हैं, इन तीनों के सीने में एक दर्द होता है और ये मर जाते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। असुर कहता है कि तुम्हारे नायक अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे। कली को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। फिर अगले सीन में ये सब कुछ देखकर डीजे भी आश्रम से निकल जाता है और नैना के साथ आ जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में रसूल के कंप्यूटर पर असुर आता है, जिसे देखकर रसूल खड़ा होकर हाथ जोड़ने लगता है, और असुर कहता है कि कली ही अनंत है, कली ही इस युग का अंतिम सत्य है, और एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।